हिंदी प्रैक्टिस सेट में आज हम यहाँ पर करने वाले हैं 80 क्वेश्चन जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। पूरी क्लास ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लासेस रहने वाली हैं। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। को घटी ए विरस भानुजा वे हलदर के वीर। को घटी ए विरस भानुजा वे हलदर के वीर में कौन सी व्यंजना है? यहाँ पर शब्द शक्ति का पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा रहा है कि इसमें कौन-सी शब्द शक्ति हो जाएगी। तो फर्स्ट में हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? को घटी ए विरस भानुजा। अगर इसमें आपसे अलंकार पूछा जाता है तो श्लेष अलंकार होता है और फर्स्ट में शब्द शक्ति अगर पूछा जाए तो ये सावधी व्यंजना होती है, ठीक है? शब्द पर आधारित जो व्यंजना होती है उसे शब्द सावधी व्यंजना कहते हैं। व्यंजना 2 प्रकार की होती है, सावधी और आर्थी व्यंजना। नेक्स्ट है चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन कौन-सा हो जाएगा? 2 में डी ऑप्शन सही हो जाएगा। रासो साहित्य को चारण साहित्य के नाम से जाना जाता है। रासो साहित्य, ठीक है, जो वीर गाथात्मक रचनाएँ लिखी गई हैं। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? तो यहाँ पर हमारा 3 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही है। सिद्ध सामंत युग कहने वाले कौन हैं? तो राहुल सांकृत्यायन जी हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की अगर बात करें तो इन्होंने संधि और चारण काल कहा है। रामचंद्र जी ने तो क्या कहा है भाई? वीर गाथा काल कहा है, ठीक है। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है? हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास आप सबसे पहले जानते हैं, गारसा दत्त तासी ने लिखा था सबसे पहले, लेकिन ये फ्रेंच भाषा में लिखा था इन्होंने, ठीक है। ये फ्रेंच में लिखा था। ग्रियर्सन ने इंग्लिश में लिखा था, यानी कि अंग्रेजी में लिखा था, ठीक है। अंग्रेजी में लिखा था 1888 के अंदर। और सबसे पहले की अगर बात करें, शुक्ल जी ने भी हिंदी में लिखा था, लेकिन ये उनका 1929 में आया था। शिव सिंह सेंगर ने लिखा था सबसे पहले, जो कि 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, चारों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? यहाँ पर हमारा 5 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष लेने वाले कौन थे? तो 4 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक है, राजा लक्ष्मण सिंह ने संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष लिया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, ये इस पंक्ति के सही लेखक कौन होंगे? साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर हमारा 6 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? शुक्ल जी। ठीक है, ये किसने परिभाषा दी है साहित्य की? तो ये शुक्ल जी ने कहा है जनता की चित्तवृत्ति। शुक्ल सीरीज हमारी चल रही है, अगर आप पढ़ना चाहें, शुक्ल और बच्चन जी दोनों को लाइन बाय लाइन हम किताबों को पढ़ रहे हैं और 1 महीने से कम, 1 महीने में लगभग हमारा पूरा टारगेट है इनको कंप्लीट करने का। अगर आप चाहें तो जुड़ सकते हैं एप्लीकेशन से, ठीक है, ध्यान रखना। अभी ऑफर में चल रहा है 10 जुलाई तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर विद्यापति। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? 7 में करेक्ट ऑप्शन हमारा विद्यापति हो जाएगा। ये संस्कृत में लिखी गई है, ठीक है, संस्कृत में लिखी गई है। इन्होंने कुल 16 ग्रंथ लिखे थे जो अलग अलग भाषाओं में जिनकी रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं? रामानंद जो कि कबीर जी के भी गुरु थे, ये किसके शिष्य परंपरा में आते हैं? तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा रामानुजाचार्य। ठीक है, रामानुजाचार्य हमारा सही हो जाएगा। ये नहीं कि शिष्य परंपरा में आते हैं, जिन्हें भक्ति आंदोलन का एक महान संत तो माना ही जाता है और उत्तर भारत में भक्ति का जो प्रचार प्रसार है वो भी रामानंद ही लेकर के आए थे, याद रखिएगा, ठीक है। 12 इनके शिष्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है? हिंदी साहित्य का प्रथम काल है, यानी कि आदिकाल की बात कर रहा है। आदिकाल को वीर काल की संज्ञा किसने दी है? तो यहाँ पर हमारा 9 में सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल की संज्ञा दी है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कहे जाते हैं। हालांकि जो जयानक के द्वारा जो पृथ्वीराज विजय लिखी गई थी, जिसको अधिक प्रमाणिक माना जाता है, मतलब प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है, उसमें इनका कहीं भी दरबारी कवि होने का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन ये अपने आप को इनका दरबारी कवि बताते हैं और इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है?
अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? तो यहाँ पर हमारा 11 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 11 में हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पुष्पदंत को माना जाता है, ठीक है। अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है पुष्पदंत को। आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया है? तो ये शुक्ल जी ने इन्हें इसे क्या दिया है? गद्य काल की संज्ञा दी है, ठीक है। शुक्ल जी ने गद्य काल की संज्ञा दी है। सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? सिंधी भाषा का विकास किससे माना जाता है? तो ब्राचड़ अपभ्रंश से माना जाता है, ठीक है। 13 में हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? तो अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता, यानी कि भक्ति काल के 4 धाराएं हैं, लेकिन उनमें से ऐसी कौन सी कॉमन विशेषता है जो इन चारों में लागू होती है? क्या अवतार में सभी लोग विश्वास करते थे? नहीं करते थे? जाति प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग, या फिर ईश्वरीय लीला का गायन? ईश्वरीय लीला का गायन। तो यहाँ पर हमारा 15 में राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, अहंकार का त्याग करने की बात भाई सभी करते हैं, ठीक है। चाहे वो निर्गुण से संबंधित हो, चाहे कृष्ण धारा से, चाहे राम धारा से, किसी से भी संबंधित हो, अहंकार का त्याग तो हमें करना ही चाहिए। निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की हैं? खने खन नयन कौन अनुसरई, खने खन वसन धूलि तन भरई। तो ये किसके द्वारा पंक्तियां लिखी गई हैं? विद्यापति की पंक्तियां हैं ये, ठीक है। ये विद्यापति की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी, केशव दास। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? वैसे तो ये दामोदर कवि का है ना। यहाँ पर लेखक नहीं बल्कि बताया ये ग्रंथ किससे संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? व्याकरण ग्रंथ है ये, ठीक है। 18 में हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये दामोदर पंडित के द्वारा लिखा गया हिंदी व्याकरण का ग्रंथ है, याद रखना है, ठीक है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? तो 19 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बच्चन सिंह ने लिखा है, ठीक है। बच्चन सिंह ने लिखा है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, याद रखिएगा। और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 2 ग्रंथ इनके मिलते हैं, और 19 में हमारा यही सही होगा। नामवर सिंह ने आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां नाम से लिखा है। दूधनाथ सिंह की अगर बात करें तो दूधनाथ सिंह ने हिंदी साहित्य ग्रंथ नहीं लिखा है, ठीक है। सुमन राजे ने आधा इतिहास लिखा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का है ही नहीं? आदिकाल का कौन सा नहीं है? तो गद्य काल नहीं है, ये आधुनिक काल का नाम है, आदिकाल। नेक्स्ट, अभट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? अभट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? आप मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बताया करो कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, और आपको ये जो सेट मैं करवा रही हूँ डेली आपको, वो कैसे लग रही है, मतलब ज्यादा इजी आपके लिए, कठिन है या फिर ठीक है, ये भी जरूर बताया करो, ठीक है। इसमें देखिए कई बार ऐसा होता है, अभी जैसे टीजीटी का पेपर आपने देखा था, बहुत इजी आ गया था। तो इजी प्रश्नों को भी करना बहुत जरूरी होता है, और सब तरह के प्रश्न आपको करते रहना चाहिए। तो किसी के सेट में कठिन होते हैं, किसी में इजी होते हैं, ठीक है। कुछ प्रश्न आपको बहुत आसान लग सकते हैं, कुछ कठिन भी लग सकते हैं। तो यही पेपर का तरीका होता है, और इसी तरह के पेपर आपके सभी बनते भी हैं। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सिक्खा, ठीक है। अभट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? तो सिक्खा रूप मिलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन माने जाते हैं? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? तो ये स्वयंभू हैं। और हिंदी का प्रथम कवि इनको किसने माना है? हिंदी का प्रथम कवि राम कुमार वर्मा ने मान लिया है, ठीक है। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है। 10वीं से 14वीं शताब्दी तक के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? 10वीं से 14वीं शताब्दी का जो साहित्य रहा है, उसको किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? तो यहाँ पर हमारा 23 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मिस्र बंधुओं ने रखा है। किसने रखा है? मिस्र बंधुओं ने। नहीं 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 नहीं, मिस्र बंधुओं ने नहीं रखा है, बल्कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रखा है। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ध्यान रखना। 10वीं से 14वीं शताब्दी की बात कर रहा है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाया गया था? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी में, ठीक है। 1950 में आप जानते हो 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था, कि संविधान लागू हुआ था इस दिन।
और 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि संत कवि कौन है? भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि संत कवि कौन है? कबीर, रैदास, दादू या फिर नानक? तो यहाँ पर हमारा 25 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ये है कबीर। कबीर भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि संत कवि कबीर को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन से भक्त कवि नारी को गृह लक्ष्मी और अन्नपूर्णा मानते थे? कौन से भक्त कवि हैं जो नारी को गृह लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का दर्जा दिया करते थे? तो 26 में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा भाई? सूरदास, चंद्रबरदाई, कबीरदास या फिर तुलसीदास? तो 26 में हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कबीरदास हो जाएगा। ठीक है, कौन है? कबीरदास हैं, जो कि नारी को गृह लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का दर्जा दिया करते थे। मीराबाई की उपासना पद्धति किस प्रकार की थी? तो ये माधुर्य भाव की थी, दास्य भाव की तुलसीदास की थी और सख्य भाव की सूरदास की थी। मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है, ये पूछ रहा है। तो मुद्रा राक्षस वैसे तो आप जानते ही किसके द्वारा लिखा गया है? विशाख दत्त के द्वारा। ठीक है, ये वैशाख दत्त की रचना है। विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस, और इसके जो नायक है वो है चंद्रगुप्त। ठीक है, इसका नाटक का नायक कौन है? तो चंद्रगुप्त, जो वीर रस में लिखा गया और 7 अंकों का ये नाटक है। नेक्स्ट है प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता क्या होगी? प्रताप नारायण मिश्र के संबंधों की प्रधान विशेषता क्या रही है? 34 में हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी, विनोद प्रियता। ठीक है, क्या रही है? विनोद प्रियता रही है। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को शुक्ल जी ने किसके सत्संग का प्रसाद बताया है? कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है उसे शुक्ल जी ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है? तो यहाँ पर हमारा 30 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सूफियों के सत्संग का प्रभाव बताया है। ठीक है, जो रहस्यवाद की झलक मिलती है उसे सूफियों के सत्संग का प्रभाव बताया गया है। किस काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? तो ये किस में मिलता है हमें? संत काव्य धारा, जिसे हम निर्गुण काव्य धारा के नाम से भी जानते हैं, उसमें मूर्ति पूजा और अवतारवाद का खंडन किया गया है। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी थी? प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी थी? तो 32 में हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कफन। ये 1936 में प्रकाशित हुई थी और ये सबसे अंतिम कहानी इनकी है। और ईदगाह कहानी की बात करें तो ये तो 1933 ईस्वी में ही प्रकाशित हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय समीक्षा के जनक कौन है? भारतीय समीक्षा के जनक हैं, इनमें से कौन है जो भारतीय समीक्षा के जनक हैं? तो 33 में हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा राजशेखर। ठीक है, राजशेखर क्या है? भारतीय समीक्षा के जनक हैं, जो काव्य शास्त्र के भी पंडित थे। ठीक है, और काव्य मीमांसा इनकी एक रचना मिलती है काव्य मीमांसा नाम से। इसके अलावा बाल भारत, बाल रामायण, कर्पूर मंजरी जो हम पढ़ते हैं। रामचरितमानस में बीभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? जिनमें ज्यादा युद्ध वगैरह हुए होंगे, जिनमें राक्षसों को मारा गया होगा, उन्हीं में बीभत्स रस मिलेगा। अरण्य कांड और लंका कांड, सुंदर कांड, उत्तरकांड, बालकांड, अयोध्या कांड, बताइए। तो यहाँ पर हमारा 34 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अरण्य कांड और लंका कांड। इन दोनों में बीभत्स रस का प्रयोग किया गया है। लंका कांड में तो राम रावण का युद्ध होता है, और अरण्य कांड में क्या होता है? अरण्य कांड में जब राम सीता मतलब चले जाते हैं, किष्किंधा कांड से पहले आते हैं और उसमें बहुत सारे राक्षसों का वध करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन है? हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन है? तो यहाँ पर हमारा 35 में सही ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। ठीक है, उदय नारायण तिवारी होगा। बहुत सारे बच्चे इसमें हजारी जी लगा देंगे, लेकिन हजारी जी ने लिखा था साहित्य का उद्गम और विकास। ठीक है, हिंदी साहित्य का उद्गम और विकास। रस मीमांसा के लेखक कौन है? काव्य मीमांसा के लेखक है राजशेखर। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है रस मीमांसा किसकी पुस्तक है? तो यहाँ पर हमारा 36 में सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, रस मीमांसा के लेखक कौन है? शुक्ल जी हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? खड़ी बोली में रचित कविताओं का जो संग्रह फूलों का गुच्छा नाम से प्रसिद्ध है, याद रख लेना। दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा, ये दोनों इनके खड़ी बोली में लिखी गई रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना उपाध्याय की नहीं है? तो 38 में ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये विचित्र विवाह। ठीक है, विचित्र विवाह इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। अगर हम बात करें किसके द्वारा लिखा गया है, तो रामचरित उपाध्याय।
ठीक है, रामचरित उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हृदय हारिणी। ठीक है, हृदय हारिणी सही हो जाएगा। खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा, प्रिय प्रवास। ठीक है, 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान किस पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया है? 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान किस पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया है? तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कवि वचन सुधा, कल्पना सारिका या फिर धर्मयुग। तो 41 में ए ऑप्शन सही है, जो कि 1868 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा ये पत्रिका प्रकाशित की गई थी और इसने हिंदी गद्य के विकास में बहुत ही अच्छा योगदान दिया है। आगे किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं? तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है। ठीक है, 42 में हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पंत जी की प्रथम छायावादी रचना मिलती है हमें, कौन सी? उच्छ्वास। निम्नलिखित में से मार्क्सवादी आलोचक कौन है? तो यहाँ पर रामविलास शर्मा का नाम आता है। ठीक है, रामविलास शर्मा है जो कि मार्क्सवादी आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा कौन सी है, यानी कि सबसे पहली आत्मकथा कौन सी है? तो यहाँ पर हमारा 44 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अर्ध कथानक। ठीक है, बनारसी दास जैन के द्वारा लिखी गई अर्ध कथानक क्या है? हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा है। ठीक है, जो कब लिखी गई थी? 1641 ईस्वी में। 1641 ईस्वी में लिखी गई थी। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? निराला जी की ये पंक्तियां हैं, जो इनकी सरोज स्मृति से ली गई हैं। ठीक है, जो इन्होंने अपने बेटी के मृत्यु के बाद शोक गीत लिखा था, उससे ये पंक्तियां ली गई हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये पंक्ति किस रचना में है? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये पंक्ति किस रचना से है? तो 46 में हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कामायनी। ठीक है, कामायनी 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसके अंदर 15 सर्ग हैं। कितने हैं? 15 सर्ग हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, तो निराला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निराला के बारे में कौन सा कथन सही है? तो 47 में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? कविताओं में भारतीय परंपरा और गौरवशाली मूल्यों का अभाव है। अभाव बिल्कुल भी नहीं है ना, अभाव तो बिल्कुल भी नहीं है। अभावों की तीव्र एवं मर्मात्मक कविता कहीं भी व्यक्त नहीं हुई है, बिल्कुल हुई है, सरोज स्मृति में तो भर भर के हुई है। कविता में आध्यात्मिकता और रहस्यवादी भावना के दर्शन होते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। अधिकांश रचनाएं पौराणिक आख्यानों पर केंद्रित है, नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन केवल राइट है, बाकी सारे में गलतियां हैं। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य कौन सा है? इनमें से 11वीं शताब्दी में कौन सा लोक भाषा काव्य लिखा गया है? तो यहाँ पर हमारा 48 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ढोला मारूरा दूहा। ठीक है, जो कल्लोल कवि के द्वारा लिखा गया है और ये लोक भाषा काव्य है, याद रखना। ये मूलतः किसमें? दोहों में लिखा गया है। ठीक है, और इस ग्रंथ में पता है कौन है? कछवाहा वंश के जो राजा नल थे, उनके पुत्र ढोला और मारवाड़ी नामक राजकुमारी की कथा, प्रेम कथा का इसमें वर्णन किया गया है। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? डिंगल पिंगल शैली में लिखे गए थे। ठीक है, पृथ्वीराज रासो की शैली पूछी जाती है तो पिंगल शैली में है। द्विवेदी युग का एक और नाम क्या होगा? 50 में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? द्विवेदी युग का एक और अन्य नाम क्या है? तो ये जागरण सुधार काल, जो कि डॉक्टर नगेंद्र ने दिया गया था। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ये नाम रखा गया है। सिद्धों का प्रथम कवि कौन माना जाता है? तो सरेपा को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है, अगर आप मुझे ये बता देंगे कमेंट में कि आपके कितने % सही कर पा रहे हो आप इस सेट से, तो मुझे थोड़ा आसान हो जाएगा मेरे लिए, आपके लिए क्लास तैयार करना, है ना। बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि मैं उसी हिसाब के पेपर आपके लिए लेके आऊंगी। तो प्लीज आप बता दिया करो, इसमें आपका कुछ नहीं बिगड़ता भाई। बताइए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भोजपुरी बिहारी भाषा की बोली है, आप जानते हैं, और बिहारी भाषा की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है? मागधी अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, मागधी अपभ्रंश से हुई है। 52 में हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्ध मागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। किससे? पूर्वी हिंदी का। और सौर सेनी से किसका हुआ है? पश्चिमी हिंदी का।
पश्चिमी ब्राचर से किसका हुआ है? संधि का विकास हुआ है। विश्व धर्म धर्म सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? ये किस प्रकार का वाक्य है? विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? ये किस प्रकार का वाक्य है? कहाँ सम्मेलन हुआ था? तो 53 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। भाई इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि कहाँ हुआ था ये सम्मेलन। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, किस विकल्प में दिए गए अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है? बताइए, इस विकल्प में दिए गए अंग्रेजी मतलब कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 54 के अंदर? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक्सेस का अर्थ क्या है? आधिक्य नहीं होता है, ठीक है। एक्सेस का अर्थ आधिक्य नहीं है। डाइवर्सन, ऑब्जेक्टिव, एसिलरेशन, त्वरण, ये सारे सही हैं, ठीक है। अवे सुनवे गुलाब, भूल मत गर पाई, खुशबू रंगो आप, ये इन काव्य पंक्तियों का संबंध किससे है? अवे सुनवे गुलाब, ये कुकुरमुत्ता की पंक्तियां हैं। और कुकुरमुत्ता की जो पंक्तियां हैं किस प्रकार की कविता थी? कुकुरमुत्ता तो प्रगतिवाद कविता थी, प्रगतिवाद से संबंधित थी। और ये किसके द्वारा लिखी गई? निराला जी के द्वारा लिखी गई है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग इनमें से शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है? सिंह, पंचानन, नाहर या मृगारी? पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा वर्ग शुद्ध है? सूर्य, रवि, दिनकर, तरणी। 56 में हमारा ए ही ऑप्शन इसमें सही है, बाकी तो सब सही नहीं है। सिंह, पंचानन, नाहर और मृगारी। ठीक है, मृगारी बोलते हैं, मृग तो आप जानते हैं हिरण को बोलते हैं, लेकिन मृगारी बोलते हैं सिंह को। आगे निम्नलिखित में से कौन सी गीति काव्य की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी गीति काव्य की विशेषता नहीं है? तो 57 में हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वस्तु व्यापार वर्णन। ठीक है, वस्तु व्यापार वर्णन गीति काव्य की विशेषता नहीं होती है। जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती है, यानी कि 12 और 7 मात्राओं पर यति किसमें होती हैं? तो ये होती है बरवे छंद में। किसमें होती है? बरवे छंद में होती है 12 और 7 मात्राएं। नेक्स्ट है, कलई खुल्ला मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? 59 में हमें बताना है कलई खुल्ला मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो ये भेद प्रकट होना, कि किसी का भेद प्रकट हो जाना, कोई रहस्य प्रकट हो जाना। निम्नलिखित में से सही वाक्य आपको चुनना है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, अनेकों नाम नहीं होते। आपका पत्र स धन्यवाद मिला है ना, धन्यवाद सहित मिला या धन्यवाद, आपका पत्र धन्यवाद मिला। श्री कृष्ण के अनेक नाम है ना, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये हमारा सही है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। बंदूक क्या है? एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। तो यहाँ पर हमारा 60 में राइट ऑप्शन क्या होगा भाई? विकल्प सी सही है इसके अंदर, बाकी सब गलत है, ठीक है। और बंदूक क्या है? शस्त्र नहीं है, शस्त्र नहीं है। शस्त्र होता है हाथ में चलाकर, मतलब जैसे तलवार हो गया, लाठी हो गया, फरसा हो गया, इस तरह के जो शब्द होते हैं। और लेकिन जो बंदूक हम हाथ में तो लेते हैं, हाथ में तो सब लेने पड़ते हैं, लेकिन वो चलता दूर है, दूर वाले को मारता है, तो वो अस्त्र हो जाएगा। अंधे की लकड़ी से तात्पर्य क्या है? अंधे की लकड़ी एक ही सहारा होना, ठीक है, एक ही सहारा होना। निम्नलिखित में से लोकोक्ति आपको चुनना है, कौन सा लोकोक्ति हो जाएगा? तो 62 में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? कहीं राजा भोज कहाँ गंगू तेली। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये हमारा सही होता है, ये लोकोक्ति होती है। नेक्स्ट है, आचार का विलोम क्या हो जाएगा? आचार का विलोम क्या हो जाएगा? 63 में हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा भाई? 63 में हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आचार का विलोम क्या हो जाएगा? अनाचार हो जाएगा, ठीक है, अनाचार हो जाएगा। ए ऑप्शन इसमें राइट है। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए शब्द कौन सा होगा? जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुग्रहित, अनुग्रहित में कौन सा शुद्ध है ये बताना है सीधा सीधा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा 64 में कौन सा होगा? बी सही हो जाएगा, अनुग्रहित, ठीक है। ग्रह में आपको इस तरह का र लगाना है। नेक्स्ट, उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प है जो कि संगत है? यानी कि क्या इन तीनों में प्रय उपसर्ग लगा हुआ है? आ इसमें लगा हुआ है, निस नी लगा हुआ है, स्व सु लगा हुआ है, किसमें कौन सा उपसर्ग? बता। 65 में हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी। डी इसमें केवल सही है, इसमें समय सु उपसर्ग मिलता है, ठीक है, यही सही है, बाकी सही नहीं है। प्रभाव में प्रय उपसर्ग नहीं है, ठीक है। प्रतिवाद में प्रति उपसर्ग है। आप आक्षेप, आक्षेपित और आंगिक, आंगिक में आ उपसर्ग नहीं है, आसक्ति में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ याद रखना है सु हमारा सही हो जाएगा। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो अधि उपसर्ग हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है, अधि प्लस में अक्ष। नेक्स्ट, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये यन संधि है इसके अंदर, और इति प्लस में आदि, ठीक है, इति प्लस में आदि, ये हमारा सही हो जाएगा इत्यादि।
नेक्स्ट है आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? आहट, आवट, आस किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? तो 68 में हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हैं भाववाचक। ठीक है, भाववाचक तद्धित प्रत्यय हैं। सुहावना, लिखाई और छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। सुहावना, लिखाई और छलिया में कौन सा प्रत्यय हमारा सही हो जाएगा? सुहावना में कौन सा है? अवना है, आवना है, वना है, ये बताना है। लिखाई आई, तो यहाँ पर हमारा 69 में राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आवना, आई और इया। ठीक है, आवना, आई और इया ये इसमें प्रत्यय लगे हुए हैं क्रमशः। किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तालु से कौन सा निकलता है? तो च छ ज झ। ठीक है, च वर्ग जो होता है ये तालव्य वर्ण होता है। इनमें से ट वर्ग में कौन सा शामिल नहीं है? तो त द ध द ये दंत वर्ग में शामिल है, त वर्ग में। ठीक है, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? ये जो सेट आज मैं आपको करा रही हूँ ये डीएसएसबी का सेट है ना? पूरा सेट डीएसएसबी का है, इसमें मैंने कुछ और मिक्स नहीं किया था। इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं कि ये किस प्रकार के पेपर यहाँ पर आता है। और ये पूछा गया था शायद, ये तो चलो पता नहीं, है ना? कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? इस तरह के इसमें व्याकरण वगैरह थोड़ा ईजी सा लेवल रहता है। फिर भी आप बताना, आपको थोड़ा हाई लेवल करना है तो थोड़ा अच्छे ही परसेंट लाऊंगी। वैसे मुझे भी अच्छा नहीं लगता ज़्यादा ये कराना। 72 में हमारा आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? संयुक्त क्रिया का अवकाश बोधक, निश्चय बोधक, नित्यता बोधक या नाम बोधक। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 72 में? 72 में डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नाम बोधक। ठीक है, 72 में डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक सेकंड, कौन सा संयुक्त क्रिया का बोध नहीं है? तो राइट ऑप्शन देखो, इसमें नाम बोधक नहीं होगा, है ना? संयुक्त क्रिया का भेद इसमें से कौन सा नहीं है? तो अवकाश बोधक हो जाएगा। ठीक है, अवकाश बोधक नहीं है। आगे देखते हैं, बूढ़े धीरे चलते हैं, इसमें से रेखांकित शब्द कौन सा होगा? बूढ़े धीरे चलते हैं, धीरे चलते हैं तो कौन सा जगह? धीरे धीरे क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है जो कभी भी नहीं बदलता है। माँ का लड़का कहाँ गया? उद्देश्य का विस्तार भेद लिखना है। माँ का लड़का कहाँ गया? माँ का लड़का कहाँ गया? उद्देश्य का उद्देश्य क्या है? माँ का लड़का, उद्देश्य का विस्तार भेद लिखना है। माँ का लड़का क्या हो जाएगा? माँ का लड़का विशेषण होगा क्या? सार्वनामिक विशेषण, संबंध कारक या फिर वाक्यांश हो जाएगा। तो संबंध कारक हो जाएगा इसमें। माँ का लड़का क्या है भाई? माँ का लड़का का क्या है? संबंध है। उपल और उत्पल युग्म का सही अर्थ क्या होगा? उपल और उत्पल युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा? उपल का अर्थ क्या होता है और उत्पल का अर्थ क्या होता है? उत्पल का अर्थ होता है कमल और उपल का अर्थ क्या होता है? ओला। ओला और कमल हमारा सही हो जाएगा। 75 क्वेश्चन आज की क्लास में हम करने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ भाई आपको ये पसंद आए होगा। डीएसएसबी का सेट था आज जो हमने किया है, थोड़े इजी पर्सन रहे ही है इसमें आज, है ना? लेकिन कोई नहीं, हम थोड़ा और अच्छा लेवल करेंगे। आप बस जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे ना उतना ही ज़्यादा मुझे बल मिलेगा आपके लिए काम करने के लिए। शुक्ल सीरीज हमारी चल रही है जिसमें 199 रुपये में केवल और केवल पूरी शुक्ल और बच्चन जी की दोनों किताबों को इसमें पढ़ाया जाना है। इसका टारगेट है 1 महीने का। लगभग आदिकाल के चारों प्रकरणों को मैं पढ़ा चुकी हूँ। कल कंप्लीट हो चुका है, 2 दिन में कंप्लीट कर लिया। उसी तरह से भक्ति काल को भी और उसी तरह से, ठीक है? अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो कम से कम 6 महीने आप लगा दोगे, फिर भी समझ में नहीं आने वाला। और मैं आपको साथ में बताती हुई चलती हूँ कौन सा पीवाईक्यू है जो पूछा गया है। आप चाहो तो डेमो क्लास पढ़ी हुई हैं, 2 डेमो क्लास मैंने दी थी, उनको आप जा करके चेक कर लीजिए।